नमस्कार, मैं अनीता दीक्षित। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है बहुपदों का गुणनखंड। इसके पहले के जितने भी हमने टॉपिक था बहुपदों का भाग, दीर्घभाजन विधि, गुणनखंडन विधि और उसके बाद फिर शेषफल प्रमेय, फिर शेषफल प्रमेय के अनुप्रयोग, उसके बाद गुणनखंड प्रमेय, फिर गुणनखंड प्रयोग के अनुप्रयोग और फिर उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाले 10वीं सीजी बोर्ड के क्वेश्चनों का हल किया है। अब आपका लास्ट के दो टॉपिक आपके बुक में बचे हुए हैं, एक बहुपदों का गुणनखंडन और दूसरा है आपका शून्यक से रिलेटेड संबंध। तो पहले हम इसको करेंगे और अगली कक्षा में हम शून्यक वाले संबंधों को करेंगे। बहुपदों का गुणनखंडन, गुणनखंड का मतलब क्या होता है? चलिए पहले हम एक साधारण अचर है, जैसे कि हमारे पास 12 एक अंक है, इसके गुणनखंड का क्या मतलब है? इसका गुणनखंड का मतलब है कि 2 दूनी 4 तिया 12, आप चाहो तो गुणा 1 भी लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 तिया 12 एकम 12, मतलब इस 12 के ये गुणनखंड हैं। तो ये जो पार्ट है 2, 2, 3 और 1, मतलब ये इस 12 के गुणनखंड है। गुणनखंड जब किसी भी बहुपद या किसी भी अंक के सारे गुणनखंड को हम आपस में गुणा कर देते हैं तो हमें वो पूरा का पूरा अंक या फिर वो पूरा का पूरा बहुपद प्राप्त हो जाता है। जहां पे हमारे पास भाजक उपस्थित है, क्वेश्चन में उसका वो गुणनखंड है या नहीं है, ये पता करने के लिए हमने गुणनखंड प्रमेय का यूज किया। शेषफल प्रमेय की सहायता और गुणनखंड के प्रमेय से हमें आसानी से पता लगा पाते हैं कि कोई भी जो पद दिया हुआ है, कोई भी भाजक दिया हुआ है या कोई भी बहुपद दिया है, किसी अन्य बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। अब हमारे पास कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि पहले से सवाल बहुपद दिया है, अब बोलता है कि आप इसका गुणनखंड निकालिए। वहां हमको चेक करना था, यहाँ हमको क्या बोलता है कि गुणनखंड निकालिए। तो अगर गुणनखंड निकालना पड़े तो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? तो वो प्रश्नों के ऊपर होता है कि हम किस प्रकार के मेथड का प्रयोग करते हैं। ऐसे कोई विशेष विधि आपके गुणनखंड निकालने के लिए नहीं है। प्रश्नों के स्थिति के आधार पे हम उसको स्टेप बाय स्टेप हल करते जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 प्रश्न लिए हुए हैं जो कि गुणनखंड निकालने के लिए हैं और आप इसमें देखोगे कि अलग अलग तरीके से सवाल को हल करेंगे। पहला प्रश्न जैसे मैंने लिया है कि 12x धन 4x वर्ग का गुणनखंड ज्ञात करो। मैंने पिछली कक्षा में भी आप लोगों को बताया है कि कोई भी बहुपद है और उसका कितना गुणनखंड निकलेगा, अगर आप ये सोचना चाहते हैं या जानना चाहते हैं बिना प्रश्न को हल किए, तो सबसे सरल तरीका है कि दिए गए बहुपद में चर की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। जैसे ये प्रश्न है 12x धन 4x का वर्ग, तो यहाँ पे चर जो है x है, इसकी अधिकतम घात 2 है। तो इसका अर्थ ये है कि इस जब बहुपद का हम गुणनखंड निकालेंगे तो हमको इस बहुपद के 2 गुणनखंड प्राप्त होने चाहिए। इसी प्रकार कोई अगर घात 3 वाला प्रश्न है तो उसमें हमें 3 गुणनखंड, घात 4 वाले हैं तो 4 गुणनखंड, मतलब घातों की संख्या के आधार पर आपको किसी भी बहुपद का गुणनखंड प्राप्त होता है। 10वीं के आपके सिलेबस में गुणनखंड के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं वो सीजी बोर्ड के उसमें अभी अधिकतम 2 घात के सवाल ही आपको गुणनखंड के लिए देखने को मिलेंगे। तो अभी सारे ही प्रश्न मैंने 2 घात वाले लिए हैं, आपकी किताब के ही प्रश्न हैं, कुछ उदाहरण के हैं और कुछ आपके प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं। तो हम इसको देख लेते हैं तो आपको ये समझ में आएगा। जैसा पहला प्रश्न है 12x धन 4x के वर्ग का गुणनखंड ज्ञात करो। तो गुणनखंड ज्ञात करते समय हमारे दिमाग में क्या क्या चीज होनी चाहिए? सबसे पहली चीज होनी चाहिए उभयनिष्ठ, मतलब कि कॉमन, कि कुछ कॉमन निकल रहा है क्या। दूसरा चीज होनी चाहिए सर्वसमिका। सर्वसमिका का क्या अर्थ है? आपने 6वीं क्लास से सर्वसमिका देखी है, 6वीं से 8वीं, उसका फिर 9वीं में भी आपने उसको रिकॉल किया है। सर्वसमिका में बहुत सारे जो सूत्र के रूप में नियम है वो आप लोगों को बताया जाता था और उसके आधार पे आपने प्रश्नों को हल किया है। तो यहाँ पे आप विशेषता घात 2 वाले बहुपद को गुणनखंड निकालने के लिए आप देखेंगे ये सर्वसमिका ज्यादातर प्रयोग में लाए जाते हैं। a धन b पूरे का वर्ग अर्थात a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। इसी प्रकार a ऋण b पूरे का अगर वर्ग है हमारे पास तो a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। और जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग और a ऋण b गुणित a धन b। तो क्या इनमें से इस प्रश्न में कोई सर्वसमिका हम डायरेक्ट लगा पा रहे हैं? और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो होता है मध्य पद को तोड़कर। जब हमारा काम उभयनिष्ठ से ना चले, जब हमारे काम में सर्वसमिका काम ना करे, तब हम यूज करते हैं मध्य पद को तोड़कर, क्योंकि मध्य पद को तोड़ने के बाद भी हमको उभयनिष्ठ वहां निकालना ही पड़ेगा। तो इसलिए उभयनिष्ठ तो एक साधारण प्रक्रिया है, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो सीधे के सीधे उभयनिष्ठ से हल हो जाते हैं। हम एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं तो आपको मेरे कहने का अर्थ जो है वो अच्छे से समझ में आ पाएगा। जैसे हमने ये प्रश्न लिखा है 12x धन 4x का वर्ग। मैंने क्या कहा था? पहला हमारे दिमाग में आना चाहिए क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है।
दूसरा हमारे दिमाग में आना चाहिए क्या सर्व समीकरण लग सकता है। जब ये दोनों चीज ना हो तो हम सीधा कहाँ पे जाएंगे, मध्य पद को तोड़कर। और ये तीसरा जो मध्य पद को तोड़ने वाला बिंदु है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि आपके 10वीं के ही आने वाले आगे के चैप्टर में एक चर का वर्ग समीकरण है, जिसमें आप देखेंगे कि वहां पे आपको पुनः मध्य पद को तोड़ना है, वहां समीकरण के रूप में तोड़ना है, यहाँ बहुपद के रूप में। दोनों में ही तरीकों में कोई परिवर्तन नहीं आता, बस आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब जब हम सवाल को हल करते हैं तो लिखने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन है, बाकी नियम हल करने का पूरा तरीका सब वही है। तो इसीलिए मध्य पद जो को तोड़कर जो हल करने वाला विधि है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए हम प्रश्न में आ जाते हैं। 12x धन 4x वर्ग का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहला मैंने क्या कहा था, उभयनिष्ठ, दूसरा सर्वसमीकरण, तीसरा मध्य पद। तो पहला देखिए क्या इसमें कुछ उभयनिष्ठ है, बिल्कुल है। आप देखिए यहाँ पे चर x है, यहाँ पे भी चर है, यहाँ पे भी 12 है और यहाँ 4 है। आप देखेंगे कि दोनों 4 के गुणनखंड है। 4 के पहाड़े में 4 भी आता है, 4 के पहाड़े में 12 भी आता है। और इसको और सरल रूप में भी हम कर सकते हैं। देखिए हम इसको किस प्रकार होगा, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 3 12 लिख सकते हैं तोड़ के। ऐसे आया, आप इस प्रकार से गुणनखंड निकालते थे, 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3, इस प्रकार से ले सकते हैं। एक्स का एक्स, धन का धन, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, उसका एक्स के वर्ग को क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणित एक्स। हमने सरलतम पदों में इसको तोड़ दिया, जो कि हमने पहले भी किया हुआ है। अब देखिए ये हमारे पास एक पद है, ये हमारे पास एक पद है। अब क्या क्या चीज ऐसी हैं, कौन कौन सा संख्या या कौन सा चर ऐसा है जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप देखोगे पहले 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, चलो मैंने दोनों से 1 2 को निकाल लिया। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, चलो ये 1 2 और निकल गया। फिर 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, मतलब नहीं निकल पाएगा। एक्स इसमें है, एक एक्स इसमें है, हमने एक एक्स को निकाल दिया। अब कुछ ऐसा है जो दोनों में है और हम निकाल सके नहीं, अब जो बचा है उसको कोष्टक में लिख देते हैं। ये निकल चुका, ये निकल चुका, यहाँ बचा 3, धन का धन, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, एक एक्स बचा हमारे पास, तो एक एक्स, तो 2 दूनी 4 एक्स और ये हमारा बच गया 3 धन एक्स, या मैं इसको ऐसे अरेंज करके लिख सकती हूँ एक्स धन 3। अब देखिए आपके पास ये एक गुणनखंड, ये एक गुणनखंड, बहुपद हमारा घात 2 का था, हमको 2 घात के जो क्या है बहुपद के गुणनखंड मिल गए। अब इसके आगे अगर हम हल करेंगे तो वापस हम यही पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि बहुपदों के गुणनखंड को जब हम आपस में गुणा कर देते हैं तो वापस हमको वो बहुपद प्राप्त हो जाता है। तो ये देखिए आप इसको वाइस वर्सा कर सकते हैं, उल्टा चलेंगे तो आप यहीं पहुंचेंगे और वापस आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ये आपके प्रश्न का हल था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने कॉमन वाले उभयनिष्ठ वाले 2 क्वेश्चन और लिखे हुए यहाँ पे, मैं इसको शॉर्टकट में आपको मतलब हिंट दे देती हूँ, आप इसको बना के देखिएगा। नहीं बनेगा तो फिर आप उसको कमेंट में करिएगा, तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उसको एलिब्रेट कर दूंगी। बहुत सरल है ये, ए बी धन ए सी धन ए का वर्ग। अब हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए चौंक जाए कि अरे हम तो एक्स वाई जेड पढ़े थे, यहाँ पे ए बी सी दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पद में देख लीजिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, दोनों में से एक को, तीनों पद में से एक को आप उभयनिष्ठ निकालेंगे, जो कोष्टक में बचेगा वो आपको एक पद मिल जाएगा, दोनों आपका गुणनखंड हो जाएगा। इसी तरह तीसरे प्रश्न में है 2x का वर्ग धन 4x है, बिल्कुल ये पहले प्रश्न की तरह है, आप इसको भी हल करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस आप जैसा मैंने इस प्रश्न को किया है वैसा आप करें। अब हम आते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, x स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड करना, x की घात 2 ऋण 9 का गुणनखंड करना। ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे कोई, मैंने क्या कहा था, 3 बिंदु, उभयनिष्ठ, सर्वसमीका, मध्य पद। तो उभयनिष्ठ निकल रहा है, नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें खाली चर है, इसमें खाली अचर है, और दोनों अलग अलग है, तो आपका उभयनिष्ठ मतलब पहला पॉइंट कैंसिल। दूसरा सर्वसमीका लग सकता है क्या, सर्वसमीका के लिए सोच सकते हैं। मैंने 3 सर्वसमीका लिखा था, जिसमें मैंने तीसरा कहा था ये वाला, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर ए ऋण बी गुणित ए धन बी। अब यहाँ पे देखिए एक्स का वर्ग पहले से है, क्या 9 को हम किसी का वर्ग लिख सकते हैं? अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो आप 3 का वर्ग लिखिए, नहीं आ रहा है तो इसको गुणनखंड करके देख लीजिए। 3 3 9, 3 एकम 3, मतलब 9 का अर्थ होता है 3 गुणित 3, 3 गुणित 3 का क्या अर्थ हुआ, 3 का वर्ग। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 का वर्ग। अब इसका रूप देखिए आप, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, x का वर्ग ऋण 3 का वर्ग, बिल्कुल इस सर्वसमीका की तरह है, तुलना किया जा सकता है। तो अगर हम तुलना करें तो यहाँ a की जगह में x का वर्ग, a के वर्ग की जगह x का वर्ग, b के वर्ग की जगह में 3 का वर्ग। तो अर्थात यहाँ पे क्या है कि यहाँ a बराबर हमारे पास x और b बराबर हमारे पास 3 है।
तो आप सीधा सर्वसमीका यहाँ पे साइड में आप लिख देंगे, चूंकि ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर ए ऋण बी गुणित ए धन बी होता है, इसलिए हम x के वर्ग ऋण 3 के वर्ग को तोड़ेंगे तो ए ऋण बी, ए का मतलब x, ऋण का ऋण, बी का मतलब 3, ए धन बी, ए का मतलब x, बी का मतलब 3, ये आपका इस समीकरण का हल है, जो कि सिर्फ 2 लाइन में हो गया। क्यों? क्योंकि हमने सीधा सीधा सर्वसमीका का प्रयोग किया। तो फिर से बोल रहे हैं कि 2 पद अगर आपके पास है, तो मैंने हमेशा बोला है 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, कोई भी बहुपद अगर हमको गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले आप 3 बिंदुओं पर हमेशा विचार करिए। पहले दिमाग में लाइए कि क्या कोई उभयनिष्ठ निकल सकता है, तो निकाल डालिए और आगे जो बचता है उसको देखिए, अपने आप सवाल हल हो जाएगा। अगर उभयनिष्ठ की स्थिति नहीं है तो क्या कोई सर्वसमीका, मैंने 3 सर्वसमीका भी लिखी है, सर्वसमीका और भी आपकी आगे हो सकती है, लेकिन क्योंकि घात 2 वाले, तो घातों में ये 3 मुख्यतः उपयोग में लाए जाते हैं, इसलिए मैंने 3 लिखे थे। ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। दूसरा मैंने लिखा था ए ऋण बी पूरे का वर्ग मतलब ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab। और तीसरा मैंने लिखा था ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर ए ऋण बी गुणित ए धन बी। तो यहाँ पे हमने देखा कि x का वर्ग ऋण 3 का वर्ग हो गया। हम इस सर्वसमीका का प्रयोग कर सकते थे, इस सर्वसमीका के अनुसार हमने यहाँ पे सूत्र में मान रख दिया, आपका ये हल हो गया, यही आपका आंसर है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि आपने अभी कितना 2 क्वेश्चन किया है। पहला क्वेश्चन आपने किया जिसमें उभयनिष्ठ पे पूरा हल हो गया, उसके बाद हमने दूसरा प्रश्न ऐसा लिया था जिसमें उभयनिष्ठ वाली स्थिति नहीं आ पा रही थी, तो हमने क्या कर दिया, उसमें सर्वसमीका लग पा रहा था, सर्वसमीका लगा लिया। अब मैं एक और प्रश्न लिखूंगा, ये मैंने लिखा हुआ है प्रश्न, x का वर्ग धन 5x धन 6 का गुणनखंड निकालना। तो चलिए हम बिंदुओं पे आते हैं। पहला उभयनिष्ठ, क्या ऐसा कोई पद है जो तीनों में है, सॉरी क्या ऐसा कोई चर है जो तीनों पद में है? x है यहाँ पे, x है यहाँ पे, यहाँ नहीं है। क्या कोई अचर है जो तीनों में है? यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, किसी का भी कोई गुणनखंड नहीं है। इसका अर्थ है इसमें उभयनिष्ठ वाला काम नहीं हो सकता। क्या हम इसमें कोई भी सर्वसमीका लगा सकते हैं? देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी सर्वसमीका इसमें लग सकता है, तीनों जो हमने जिक्र किया है। अब आखिरी बिंदु जो मैंने आपसे कहा था उभयनिष्ठ सर्वसमीका, और तीसरा मैंने कहा था मध्य पद को तोड़कर। अब हमारे पास यहाँ एक तीसरा उपाय है। अब कई सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जो मध्य पद को तोड़ के भी ना बनने में, मतलब ऐसा तो वैसे संभव नहीं, लेकिन मध्य पद को तोड़ना भी कभी कभी कई सवाल में बहुत कठिन हो जाता है। तो उस स्थिति का आप जो निवारण है वो आप देखेंगे कि जो आगे जो एक चर का वर्ग समीकरण आपको मिलेगा उसमें आपका सूत्र दिया हुआ है। चलिए अभी हम इस प्रश्न में आते हैं। मध्य पद को तोड़कर शब्द क्या बोलता है? मध्य पद को तोड़कर। इसके पहले मैं थोड़ा सा वापस बहुपद में जाती हूँ। बहुपद का जब हमने हल किया था, या बहुपद के बारे में हमने मैंने आपको जो समझाया था, उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि बहुपद जो है, किसी भी बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है वो उस बहुपद का घात कहलाता है। जैसे एक घातीय बहुपद, 2 घातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो कौन सा बहुपद है? द्विघातीय। क्यों? क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है। तो हर एक बहुपद का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप। तो बहुपद का, द्विघातीय बहुपद का अगर आप मानक रूप की बात करेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा ax का वर्ग धन bx धन c, जहाँ पे a, b और c ये तीनों अचर को बताता है और ये जो है वो चर को बताता है। ठीक है। अब a क्या है? x के वर्ग के गुणा में जो होगा वो a होगा। जैसे यहाँ x के वर्ग के गुणा में कुछ भी नहीं है, तो हमें मान के चलते कि यहाँ पे 1 है, तो 1 लिखना आवश्यक नहीं होता, इसलिए नहीं लिखा है। फिर x के गुणा में जो होगा वो b होगा, तो यहाँ x के गुणा में क्या है? 5 है, और उसका जो खाली अचर पद बचेगा वो क्या होगा? c होगा। तो आप मतलब द्विघातीय बहुपद में आराम से a, b और c को पहचान सकते हैं, यही इसका एक मानक रूप है। तो अब यहाँ पे मध्य पद कौन सा है? मध्य पद है, मतलब 1, 2, 3, तो बीच का ये क्या है? आपका मध्य पद है। ये नियम क्या बोलता है? मध्य पद को तोड़ के, मतलब 5 को तोड़ के। अब 5 कोई खिलौना तो है नहीं जिसको पकड़ लिया और तोड़ लिया, ये अंक है। अंकों को किस प्रकार से तोड़ा जा सकता है? 2 ही रूप में आपको दिखेगा, या तो सीधा गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए, या तो धन ऋण के आपस में संबंध में तोड़ दीजिए कि हम क्या जोड़े कि 5 है, क्या घटाएं कि 5 है, इस टाइप से। तो आपको सबसे पहले चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको हल करते हैं। सीधा मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया है कि ये द्विघातीय बहुपद है। द्विघातीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है? अभी मैंने बोला है आपको, बहुपद की तुलना ax का वर्ग धन bx धन c से
करने पर। जब कर रहे हैं तो आपको ए बराबर क्या मिल रहा है भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब ये 1 है, ए बराबर 1 मिल गया। बी बराबर एक्स के गुणा में क्या है 5 है, तो बी बराबर 5 मिल गया। और सी बराबर आपको मिला क्या 6। हमेशा एक स्टेप आपको देखना है, क्योंकि यहाँ तो 1 था। मैंने एक और प्रश्न लिखा हुआ है, इस प्रश्न में देखिए यहाँ एक्स के वर्ग के गुणा में पहले से एक अचरांक है 6। तो ऐसी स्थिति होने पे सीधा सीधा सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आप लिखिए यहाँ पे ए गुणित सी, मतलब ए और गुणित सी। तो ए का मान क्या है 1, सी का मान क्या है 6, इसका मतलब आ गया 6। उसके बाद आप लिखिए बी, मध्य पद कौन सा है आपका 5। तो अब इस 5 को हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे हमारा धन 5 आए और गुणा करने पे हमारा 6 आए। तो हम किस प्रकार से समझेंगे, डायरेक्ट गैस करने से अच्छा है कि ये जो आपके पास एसी का मान आता, आप इसको थोड़ा सा गुणनखंड में तोड़ के देखिए। 2 3 6, 3 एकम 3। तो ये जो आपके पास 2 गुणित 3 गुणित है, और एक तो हम चाहे तो इस्तेमाल, जरूरत पड़ेगा तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं पड़ेगा तो नहीं करेंगे। 6 है, तो 2 गुणित 3 बराबर 6 होता है। तो क्या 2 और 3 को जोड़ने पे हमारे पास 5 आ सकता है, देख लेते हैं। 2 धन 3 करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, 2 गुणित 3 करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। फिर ऋण 2 गुणित ऋण 3 करेंगे तो हमारे पास ऋण 6 आएगा, ऋण 2 ऋण 3 करेंगे तो हमारे पास ऋण 5 आएगा। तो ऋण 5 की आवश्यकता नहीं है मुझे, किसकी आवश्यकता है धन 5 की। तो हम देखते हैं धन 5 किसमें आ रहा है, इसमें। क्या इन दोनों का गुणा करने पे धन 6 भी आपको मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। तो हमको ऐसा पद निकालना है अंक का, एसी के मान का, कि जिसको गुणा करने पे हमारे पास ये आ जाए धन 6, और जोड़ने या घटाने पे आपको आ जाए धन 5। तो चलिए ठीक है, अब आगे आप लिख लेते हैं एक्स का वर्ग धन 5x धन 6 हमारे प्रश्न में दिया था। x का वर्ग 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 धन 3, क्योंकि 2 3 6, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, ये x और ये धन 6। फिर x का वर्ग हम कोष्टक खोल लेते हैं, 2x धन 3x, x से गुणा 2 के साथ 2x, x से गुणा 3 के साथ 3x धन 6। अब आप देखिए 4 पद होगा, इसमें हमेशा 4 पद आ जाते हैं, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 पद को एक साथ, दूसरे 2 पद को एक साथ। तो पहले 2 पद में क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है, x दोनों में है, हम दोनों में से x निकाल दिए। कोष्टक में क्या बचा, x का वर्ग था, अर्थात x गुणित x, 2x में से 1x बाहर आ गया तो कोष्टक के अंदर बचा 1x धन 2x में से 1x बाहर निकल चुका है, तो क्या बचा कोष्टक में खाली 2 धन। यहाँ से आप 3 बाहर निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि 3 है और 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 3, मतलब दोनों में 3 उभयनिष्ठ है। 4 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, मतलब हम इसको नहीं निकाल सकते। हमने 3 को कॉमन निकाले तो बचा x 3 दूनी 6। अब आप देखिएगा आपका सवाल सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहीं से पता चल जाता है। कैसे कि ये जो कोष्टक में आए हैं हमेशा एक समान आना चाहिए। अगर कहीं पे धन ऋण या कुछ गलत आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आप सवाल में कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। अगर ये दोनों सब सही आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके सवाल की सही होने की संभावना 90% से अधिक है। अब देख लीजिए, चलिए क्या था हमारे पास, x धन 2 धन 3 x धन 2। अब कितने पद हो गए, ये एक पद, ये एक पद। अब क्या इन दोनों पद में कुछ उभयनिष्ठ है, हाँ है, ध्यान से देखिए। x धन 2 इसमें भी है, x धन 2 इसमें भी 2 है, तो दोनों को बाहर निकाल लीजिए। x धन 2 आपका बाहर निकल गया, कोष्टक में क्या बचा x धन 3। अब आप अगर इसको वापस हल करेंगे तो यही पूरा उल्टा जाएगा और आप यहाँ पहुंच जाएंगे। तो यही आपका क्या है, दिए गए बहुपद x का वर्ग धन 5x धन 6 का मध्य पद को तोड़कर निकाल के हल किया गया गुणनखंड है। x धन 2 और x धन 3 को अगर हम आपस में वापस गुणा करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। मैं एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर देती हूँ कि जो भी दिया था हमने पहले देख लिया, क्या उभयनिष्ठ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या सर्वसनी का लग सकता है, नहीं लग सकता। जब ये ना हो हम इसका मानक रूप से तुलना कर दिए। मानक रूप से तुलना किए तो हमको a के बराबर में 1, b के बराबर में 5 और c के बराबर में हमको यहाँ पे 6 मिल गया, 6 मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमेशा ए सी मतलब यहाँ और यहाँ का गुणा कितना आ रहा है उसको लिख लेंगे। फिर बी बराबर कितना है हमारे पास 5। अब ये मध्य पद है तो हमें इसे तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे ये ही बना रहे, इसके अस्तित्व में परिवर्तन ना आए, लेकिन गुणा करने पे मेरे पास ये आ जाए। तो मैं इसको देखने के लिए क्या करा मैंने कि इसको 6 का देख लो, कैसे गुणा करने में क्या कौन कौन से ऐसे पद है या कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आपस में गुणा करने पे 6 आता है। तो 2 3 6, 6 कम 6 भी हो सकता है, या गुणा में 2 3 एकम 3 करके यहाँ पे आपके पास आ गया। तो अब क्या प्रॉब्लम था कि हमको चाहिए था जोड़ने पे 5
और जोड़ने या घटाने पे 5, गुणा करने पे 6। तो 2 धन 3 को जोड़ने पे हमारे पास सीधा 5 आ रहा था, इसलिए मैंने 5 की जगह यहाँ पे 2 धन 3x लिखा। उसके बाद फिर इधर धन 6, फिर अपने पास गुणा कोष्टक खोल दिया तो 2x धन 3x हो गया। टोटल 4 पद हो गए, तो मैंने प्रथम 2 पद को एक साथ और अंतिम 2 पद को एक साथ ले लिया। दोनों में जो जो उभयनिष्ठ था, दोनों में x उभयनिष्ठ था, मैंने यहाँ निकाल लिया। यहाँ दोनों में से हम 3 निकाल सकते थे, हमने 3 को निकाल दिया। अगले पद में जब गए तो हमको दिख रहा है कि ब्रैकेट सेम है, और मध्य पद को तोड़ने वाले सारे सवाल में अंत में आपको दोनों कोष्टक समान मिलेंगे। अगर दोनों कोष्टक समान नहीं मिल रहा, मतलब आपने पीछे कुछ गलती की, आपका सवाल रॉन्ग हो गया। क्योंकि हमारा समान आया, मतलब हमारा सवाल सही जा रहा है। दोनों में से ही एक धन 2 को हमने बाहर निकाला, तो यहाँ बचा खाली x, ये निकल चुका, यहाँ बचा धन 3 का 3। तो ये इस बहुपद का गुणनखंड था। मध्य पद को तोड़ने वाला जो है 2-4 प्रश्न हम और भी करेंगे, आप भी बना के देखिएगा। ये थोड़ा सिंपल वाला था। फिर आप माइनस वाले क्वेश्चंस और जिसमें एक आदि कुछ मान अवेलेबल हो, उस क्वेश्चन को भी अगली क्लास में हल करेंगे। थैंक यू।